अन्य सांसदों ने भी रखा। इन्हीं सुधारों की दिशा में आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं कि भारत देश आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में रिफॉर्म एक्सप्रेस के माध्यम से सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के संकल्प को सिद्धि में परिणत करते हुए सामान्य मानवीय के जीवन से जुड़े लगभग सब प्रत्येक क्षेत्र में व्यापक, सकारात्मक और रचनात्मक परिवर्तन किए जा रहे हैं और नागरिक अनुभव भी कर रहे हैं। आज का जो विषय है वो भी रिफॉर्म से संबंधित है, जिसको हम जुडिशियल रिफॉर्म के नाम से जानते हैं। न्यायपालिका के बढ़ते कार्यभार, न्यायिक विषयों के बदलते प्रकृति व उभरते कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल इंटरप्रिटेशन के नए सवालों को ध्यान में रखकर माननीय सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना एक समय की मांग और समयानुकूल सुधार भी है, जिसमें संवैधानिक पीठों के अधिक गठन की आवश्यकता भी एक प्रमुख पहलू है। जब इस संबंध में हम बारीकी से विचार करने पर हायर जुडिशरी यथा सुप्रीम कोर्ट में स्ट्रक्चरल शिफ्ट को अपनाकर कम से कम एक स्थायी संवैधानिक पीठ यानी एटलीस्ट वन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की स्थापना के साथ साथ 2 या 3 डेडिकेटेड 3 जजेस बेंच का गठन करने की आवश्यकता महसूस की गई। लोग कह रहे हैं कि ये इस समय लाने की क्या जरूरत थी, ऑर्डिनेंस क्यों लाए? इसके जवाब में मैं बोल रहा हूं। 11 मई को माननीय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को एक पत्र लिखा। पत्र में डेली फ्रेश केसेस फाइलिंग में उल्लेखनीय वृद्धि, उन्होंने कहा डेली जो केस फाइल हो रहे हैं उसमें उल्लेखनीय वृद्धि सुप्रीम कोर्ट में हो रही है और जितनी संख्या में केसेस दाखिल हो रहे हैं निपटान में उसमें थोड़ी संख्या कम रह जाती है। ऐसे उन्होंने कहा 10,000 का गैप एवरेज हम एक साल में मानते हैं। ऐसा हमारे सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस साहब ने प्रधानमंत्री जी को लेटर में लिखा और उल्लेखित किया और उन्होंने कहा कि 75,410 मैटर फाइल किए गए और अभी तक फ्रेश 46,988 केस इंस्टीट्यूट हुए। इस उल्लेखनीय वृद्धि के कारण एडमिशन स्टेज पर हायर डेली डिस्पोजल रेट बनाए रखना आवश्यक हो गया है। इस उद्देश्य से ये तभी संभव होगा जब हम रेगुलर कोर्ट में कार्यरत जजों की पर्याप्त संख्या में उपलब्धता बढ़े। एक विषय और उन्होंने कहा, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि संविधान की बेंचों के गठन से रेगुलर केसों की सुनवाई में अंगेज जजों की संख्या में कमी हो जाती है। अब जैसे सबरीमाला का केस है, 9 जजों की बेंच सुन रही है, तो रेगुलर जो हमारे बेंच है उनमें जजों की संख्या कम हो जाती है। ऐसा उल्लेख भी वो कर रहे हैं। संविधान की बेंचों के गठन होने से रेगुलर केसों की सुनवाई में अंगेज जजों की संख्या में कमी हो जाती है। बड़ी बेंचेस की लंबी सीटिंग का प्रभाव अन्य मामलों में, विशेषकर क्रिमिनल अपील पर व अन्य अंडर ट्रायल प्रिजनर के मामलों में भी पड़ता है। इसलिए केसों की पेंडेंसी में भी बढ़ोतरी हो रही है और नए हमें बेंच का गठन भी करना है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाई जाए, ऐसा उन्होंने अपने पत्र में उल्लेख किया। माननीय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा। और जो बहुत से विषय आए उसमें एक विषय जो आया कि क्यों ये मामले लंबित रह जाते हैं, किस कारण से, इसमें कई विषय हैं, लेकिन मैं मोटा मोटा ये बताना चाहता हूं। तथ्यों की जटिलता, अब जैसे सबरीमाला केस है तो तथ्यों की जटिलता से संबंधित केस है। सबरीमाला केस या ऐसे और भी केस आते हैं। तथ्यों की जटिलता, नेचर ऑफ एविडेंस, विभिन्न स्टेक होल्डर्स और बार, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, विटनेसेस तथा लिटिगेंट के सहयोग व अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर की उपलब्धता आदि ऐसे अनेक कारण हैं जो लंबित मामलों के निपटान प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। जो विषय चर्चा में आए उन्हीं के बारे में मैं जिक्र करता हूं। इन लंबित केसों का डिस्पोजल करना जुडिशरी का एक्सक्लूसिव डोमेन है, लेकिन संविधान के अनुच्छेद 21 के अनुसार न्याय की पहुंच को सर्वसुगम व सर्वसुलभ सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार लंबित केसों के स्पीडी डिस्पोजल करके पेंडेंसी कम करने हेतु प्रतिबद्ध भी है। ये सुधार इसी श्रृंखला में है। इस दिशा में सरकार जुडिशरी के साथ
कंधे से कंधा मिलाकर शीघ्र डिस्पोजल हेतु उपयुक्त इकोसिस्टम बनाने के लिए जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिजिटल व फिजिकल रूप में मॉडर्नाइज करने की पहल की गई है। सुप्रीम कोर्ट के जजों के स्ट्रेंथन में वृद्धि जुडिशियल एफिशिएंसी बढ़ाने की दिशा में उठाया गया कदम है। माननीय सर, जब 28 जनवरी 1950 को हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी, 28 जनवरी 1950 को जब हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत हुई थी तो 8 जज थे, 7 जज, एक हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आज ये बिल पास होने के बाद हमारे यहाँ एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 37 जज हो जाएंगे, तो इसका मतलब जजों की संख्या में निरंतर आवश्यकता अनुसार बढ़ोतरी की गई और आज भी आवश्यकता महसूस की गई। इसलिए ये बिल लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। इसी परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रख करके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में 5 मई 26 को, अब कुछ लोग कह रहे हैं ऑर्डिनेंस क्यों लाए, ये बता रहा हूं मैं, 5 मई 26 को कैबिनेट मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। तत्पश्चात इमीडिएट आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संविधान के आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस लागू करके कानून के प्रावधानों को लागू किया गया। जैसे ही ये ऑर्डिनेंस आया उसके बाद हम देखते हैं कि इसी का परिणाम रहा कि 1 जून 26 को महामहिम राष्ट्रपति जी की स्वीकृति से 5 नए सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति अधिसूचना जारी की गई। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नए रोस्टर नोटिफिकेशन के अनुसार 4 ऐसी स्पेसिफिक बेंचेज का गठन किया गया जो एक्सक्लूसिव रूप से केवल सबसे पुराने लंबित सिविल और क्रिमिनल मैटर्स की सुनवाई करेंगी। जो कुछ लोग कह रहे थे पुराने मामलों का क्या कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक बेंचेज भी इसमें बन गई है। इन विशेष बेंचेज को रेगुलर मिसलेनियस हियरिंग की जिम्मेदारी से मुक्त रखा गया है, ये भी इसमें प्रावधान किया गया है ताकि ये अपने सबसे लंबित मामलों पर निर्बाध रूप से सतत सुनवाई करने का मैंडेट समयबद्ध रूप से पूरा कर सके। चूंकि ऑर्डिनेंस के माध्यम से इस बिल को प्रावधान ऑलरेडी लागू हो चुके हैं और जिसका परिणाम सुप्रीम कोर्ट में नई स्पेसिफिक बेंचेस के गठन में हम देख चुके हैं। जजों की संख्या बढ़ाने के इन्हीं प्रावधानों को सस्टेन करने के लिए मूल कानून द सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेज एक्ट 1956 में संशोधन करने के लिमिटेड पर्पज से ये बिल इस महान सदन के समक्ष लाया गया है। मैं आपके माध्यम से कुछ बिंदु और आए हैं, उनको मैं चर्चा करना चाहूंगा। कुछ लोगों ने कहा कि कुछ बोल के चले गए, आप चाहो तो नाम लो नहीं तो नहीं लो, टीवी में देख रहे हैं, अच्छी बात है। उन्होंने कहा महिला जज, अभी ये ऑर्डिनेंस आया उसके बाद ही एक महिला जज हमारे सुप्रीम कोर्ट में आई है, एक पहले से ही महिला जज है और बहुत जल्दी ये देश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में महिला जज को देखने वाला है। वो अच्छी चीजों को खा जाते हैं, अच्छी चीजों को वो खा जाते हैं, विरोध करते हैं या उस पे पर्दा डाल देते हैं। पहली बार ही होगा सर कि हमारे देश में चीफ जस्टिस के पद तक भी महिला पहुंचने वाली है, ये पहली बार ही होगा। अच्छा मैं जिक्र करूं, 4 हमारे यहाँ ऐसे हाईकोर्ट थे, उनको ये उनको ध्यान ही नहीं है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, मेघालय और पटना में अभी अभी रिटायर होगी हमारी चीफ जस्टिस। चारों जगह महिला ही चीफ जस्टिस उस राज्यों में थी। इसका ऐसा नहीं है कि महिलाओं की कोई अनदेखी हम कर रहे हैं, महिला प्रतिनिधित्व बढ़े, ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा भरोसा भी है, विश्वास भी है, आग्रह भी है। इसलिए तो नारी शक्ति वंदन की बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अभी कुछ विषय आया कि जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये विषय भी आया। मेरे ख्याल में वो बोल के गए सस्मित पात्रा जी, 795 बैठे भी होंगे सस्मित पात्रा जी, 795 सस्मित पात्रा जी 795.53 करोड़ रुपए की लागत से ये सुप्रीम कोर्ट में और मोदी जी के कालखंड में 795.53 करोड़ की लागत से सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का एक्सपेंशन का कार्य सीपीडब्ल्यूडी के द्वारा 2 चरणों में किया जा रहा है। उसमें 28 कोर्ट रूम बनेंगे, 9 कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की बिल्डिंग बनेगी, 42 जजेस चैम्बर बनेंगे, यूटिलिटी फॉर लॉयर्स जिसका आप जिक्र कर रहे थे वो बढ़ेगी और पार्किंग का भी
उसमें प्रावधान किया गया है, इसलिए हाँ पार्टी का भी उसमें प्रावधान किया गया है, इसलिए है। अभी एक विषय आया कि गवर्नेंस के बारे में क्या आप सोच रहे हैं, ये विषय भी आया। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है। मैं ये संविधान की मूल भावना के अनुसार बोल रहा हूं। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में जुडिशरी गवर्नेंस सिस्टम का एक इंडिपेंडेंट ऑर्गन है तथा यह सभी मामलों को संभालने में सक्षम है। इसी संवैधानिक व्यवस्था में हमारी सरकार जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को लेकर पूर्णतया प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि जजों को अपने जुडिशियल फंक्शन करने के लिए कंड्यूसिव इन्वायरमेंट मिले ताकि देश के नागरिकों तक न्याय की सर्व सुगम और सर्व सुलभ पहुंच सुनिश्चित हो सके। ये विषय भी रखा उन्होंने। एक विषय और रखा कि अपॉइंटमेंट कैसे होते हैं। मैं इस संदर्भ में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहता हूं मान सदन को कि हायर जुडिशरी में न्यायाधीशों की नियुक्ति न्यायपालिका व कार्यपालिका के बीच एक कंटिन्यूअस इंटीग्रेटेड कोलैबोरेटिव प्रक्रिया है जिसमें केंद्र व राज्य स्तर पर विभिन्न कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज से परामर्श व अनुमोदन की आवश्यकता रहती है। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 124 तथा हाई कोर्ट के जजों की नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 217 व 224 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के 1993 के 2 जज केसेस, 1998 के 3 जज केसेस के तहत प्रिपेयर किए गए मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर के अंतर्गत की जाती है। इसलिए यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अगला बिंदु आया कि डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में सरकार क्या कर रही है। संविधान के आर्टिकल 309, आर्टिकल 233, आर्टिकल 234 के अनुसार डिस्ट्रिक्ट व सबऑर्डिनेट कोर्ट में वैकेंट पोजीशन को भरना कंसर्न हाई कोर्ट व स्टेट गवर्नमेंट के डोमेन में है। इसके तहत राज्य सरकारें कंसर्न हाई कोर्ट से कंसल्टेशन करके स्टेट जुडिशियल सर्विसेज में जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट्स व रिक्रूटमेंट करने के लिए रूल्स व रेगुलेशन फ्रेम करती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2007 के मलिक मजर सुल्तान केस ऑर्डर में राज्यों में संबंधित हाईकोर्ट को जिला न्यायालयों में जजों की नियुक्ति के लिए समय सीमा निश्चित करने के आदेश भी दिया है। वर्तमान में 16 राज्य संघ क्षेत्रों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, 16 राज्य संघ क्षेत्रों में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन तथा 13 राज्य संघ क्षेत्रों में हाई कोर्ट द्वारा जजों की नियुक्ति हेतु नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर एग्जाम कंडक्ट करने, परिणाम जारी करने, अपॉइंटमेंट देने की चयन प्रक्रिया पूरी की जाती है। इसमें कई जगह हाई कोर्ट है, कई जगह स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है और राज्य सरकारों से मिलकर के ये प्रक्रिया पूरी की जाती है। जज पॉपुलेशन रेशो की बात भी आई, कई लोगों ने बोला, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट का जिक्र भी किया। जज पॉपुलेशन रेशो की बात की जाए तो इसका आंकलन 2011 की जनसंख्या तथा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट व सबऑर्डिनेट कोर्ट में जजों की सैंक्शनड स्ट्रेंथ के आधार पर किया जाता है। वर्ष 2014 में, यह ध्यान देने योग्य बात है डिप्टी चेयरमैन सर, वर्ष 2014 में जहां जज पॉपुलेशन रेशो 16.11 जज पॉपुलेशन रेशो 16.11 जज पर मिलियन पॉपुलेशन था, वहीं अब बढ़कर 22.33 जज पर मिलियन पॉपुलेशन हो गया है। तो इस दिशा में भी हमारे कदम बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी ने हर दिशा में काम किया है, हर क्षेत्र में काम किया है। अब एक विषय आया, साउथ में क्यों नहीं हो, ऐसा विषय कई लोगों ने उठाया, माननीय सदस्यों ने। संविधान के अनुच्छेद 130 के अनुसार उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थान या स्थानों पर बैठेगा जो भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर निर्धारित करेंगे। उल्लेख है जिसका जिक्र कर रहे थे कई सदस्य। समय समय पर देश के विभिन्न भागों में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना करने की मांग की जाती रही है। हालांकि उच्चतम न्यायालय लगातार दिल्ली के बाहर सुप्रीम कोर्ट की बेंच स्थापित करने के लिए सहमत नहीं हुआ है। विभाग संबंधित कार्मिक लोक शिकायत विधि व न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने
वर्ष 2005-6 के लिए मंत्रालय के अनुदान मांगों पर अपनी छठी रिपोर्ट में उच्चतम न्यायालय की पीठों की स्थापना के लगातार विरोध पर अपनी असहमति व्यक्त की। संसद में भी संसदीय समिति में आया तो संसद में भी आया, उसमें भी चर्चा हुई और सलाह भी दी कि इस पर उच्चतम न्यायालय फिर विचार करे। उपरोक्त सिफारिश को विचार करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश के पास यह मामला भेजा गया। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपने पत्र दिनांक 12 अगस्त 2007 में सूचित किया कि मामले पर विचार करने के बाद पूर्ण न्यायालय ने 7 अगस्त 2007 को हुई अपनी बैठक में इस विषय पर अपने पहले के प्रस्ताव से ही और सर्वसम्मति से विचलित होने का कोई औचित्य नहीं पाया गया और निर्णय लिया कि समिति द्वारा की गई अनुशंसा को हम स्वीकार नहीं कर सकते। इसका मतलब प्रक्रिया में ये मामला आया और सुप्रीम कोर्ट में गया। विधि आयोग ने अपनी फिर रिपोर्ट में भी सुझाव दिया। फिर 18 फरवरी 2010 को जो मुख्य न्यायाधीश ने बताया कि जो बैठक हुई हमारे उच्चतम न्यायालय की, उसमें यह कहा कि दिल्ली में ही सुप्रीम कोर्ट रहेगा। फिर निर्णय कर दिया। राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना के विषय पर भारत के उच्चतम न्यायालय में 2016 की रिट याचिका संख्या 36 फिर दायर की गई और मामला विचाराधीन है। तो हम तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी में विश्वास करते हैं, निर्णय उन्हीं को ही लेना है। कंसल्टेशन प्रोसेस